महान राजा थे जो हर साल अपने साम्राज्य में एक मुकाबला करवाते थे जिसमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करने वाला हर योद्धा भाग लेता था। इस मुकाबले के बाद उन योद्धाओं को पूर्वजों की गुफा में जाने का मौका मिलता था। आज से ठीक 3 दिन बाद ये मुकाबला था जिसमें राज्य और उसके आसपास के सभी दल भाग लेने वाले थे। राज्य की सड़कों और बाजार में भारी मात्रा में भीड़ और चहल पहल थी। उसी समय आसमान से एक आग का गोला तेजी से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। सड़कों पर मौजूद लोग आसमान से जमीन की ओर आते इस खतरे से अनजान थे। अचानक विद्युत नाम का एक लड़का जोरों से चिल्लाया, वो देखो, सूरज नीचे आ रहा है। अरे देखो ये पगला क्या कह रहा है, कभी सूरज भी नीचे आता है भला? उसकी इस बात पर वहाँ मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बाकी लोगों का ध्यान भी उस लड़के पर गया और एक दुकानदार बोला, ये पागल, चल भागे यहाँ से, सुबह सुबह काम खराब करने आ गया। पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर देखो, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। विद्युत की इस बात पर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे। मूर्ख है सब, चलो मुझे क्या। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ दोबारा देखा और खुद से कहा, लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो तेजी से मीनार की ओर दौड़ा। मीनार एक घंटा घर की तरह थी जिसमें बने हुए विशाल अग्निकुंड में खतरे का आभास होते ही आग जलाकर राज परिवार और ताकतवर वीरों को सूचना दी जाती थी ताकि वे खतरे का सामना कर सकें। विद्युत तेजी से मीनार की ओर दौड़ा पर अचानक उसके कदम रुक गए। विद्युत ने अपने मन में कहा, अगर मैंने इन सैनिकों को बताया तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे जैसे बाजार में उड़ाया था। मुझे इनसे बचकर मीनार के अग्निकुंड तक पहुंचना होगा। विद्युत ने तुरंत अपने झोले से एक लाल पाउडर निकाला और भीड़ वाले इलाके की तरफ उड़ा दिया। जैसे ही वो पाउडर हवा में उड़कर लोगों की आंखों तक पहुंचा, वहां पर हंगामा मच गया। सैनिकों का ध्यान उस हंगामे पर गया और इस बात का फायदा उठाकर विद्युत तेजी से मीनार पर चढ़ गया। ए बालक, कहाँ जा रहा है? रुक जा, वरना तुझे दंड मिलेगा। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सैनिक जोरों से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। 14 साल की विद्युत की मीनार पर चढ़ने की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन वो सैनिक भी एक ताकतवर योद्धा था। विद्युत मीनार पर चढ़कर छोटी मशाल को अग्निकुंड में फेंकने जा ही रहा था कि उस सैनिक ने अपनी शक्ति को जागृत कर उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ आसमान से गिरता वो आग का गोला दरअसल एक महान योद्धा था जो किसी शक्ति के प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था और शरीर से निकलती लपटों की वजह से किसी आग के गोले या उल्का पिंड जैसा दिखाई दे रहा था। संकट को इतने पास आते देखकर विद्युत ने झटके से खुद को सैनिक की जकड़ से आजाद किया और तेजी से मशाल को मीनार के अग्निकुंड में फेंक दिया। अगले ही पल बड़ी मशाल जलने लगी। उस मशाल के जलते ही राज्य के चारों कोनों की मशालें भी एक एक करके जलने लगी। ऐसा होते ही राज्य के ब्रह्म पर्वत से नीले प्रकाश के साथ एक शक्तिशाली इंसान हवा में तेजी से उड़कर मीनार की तरफ आ रहा था। नीचे खड़े लोग आसमान में उसको उड़ते हुए देख रहे थे। तभी एक इंसान बोला, वो देखो, ये तो राजघराने के रक्षक महान ऋतिक वेदा है। दूसरे लड़के ने कहा, लेकिन ये मीनार पर ये चेतावनी के मशाल किसने जलाई? क्या हमारा राज्य किसी खतरे में है? उस लड़के की ये बात सुनकर आसपास के लोगों ने एक नजर उसको देखा और फिर सभी की नजर महान ऋतिक वेदा की तरफ चली गई। महान वेदा मीनार के सामने आकर हवा में स्थिर हो गए। महान वेदा का चेहरा एकदम शांत था। उन्होंने कहा, क्या मुझे कोई बताएगा कि ये चेतावनी की मशाल किसने जलाई? ये कहते कहते उनकी नजर आसमान से आग के गोले की तरफ गिरते हुए उस महान योद्धा पर गई और उन्हें माजरा समझ आ गया। वो बिना एक पल गंवाए आसमान की तरफ उड़ गए और उन्होंने तेजी से हवा में गिरते हुए उस जलते हुए योद्धा पर अपनी बर्फीली शक्ति से प्रहार करके उसे नीचे गिरने से रोक दिया। वेदा के शरीर को देखकर लगता था जैसे वो बहती हुई शक्तियों का कोई महासागर हो। ऋतिक वेदा एक जल मूल शक्ति के योद्धा थे। उनका स्तर एक एलिमेंट गॉड का था। उनकी इन्हीं लाजवाब शक्तियों के कारण उन्हें वाटर एलिमेंटल गॉड भी कहा जाता था। एक वक्त था जब महान वेदा सबसे शक्तिशाली सुपर 7 वॉरियर्स दल का हिस्सा थे। समय बीतने के साथ ही सुपर 7 वॉरियर्स दल के योद्धा अलग अलग हो गए, जिनमें से कुछ योद्धा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कुछ ने लीडर और रक्षक की उपाधि ले ली थी। जैसे ही इंद्रपुरी साम्राज्य के रक्षक महान ऋतिक वेदा ने उस अग्नि शक्तियों से घिरे योद्धा को बचाया, वैसे ही उस योद्धा की शक्ति को महसूस कर वो समझ गए कि वो कौन था। ऋतिक वेदा ने उस योद्धा को देखा और गंभीर होकर बोले,
तुम क्या कभी एक जगह आराम से नहीं रह सकते? नीचे जमीन पर खड़े लोग ऋतिक वेदा और उस योद्धा को हैरानी से देख रहे थे। तभी भीड़ में खड़े एक लड़के ने साथ खड़े अपने मित्र से कहा, देखना वेदा इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो अब तक एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे वो बूढ़ा आदमी उसके कपड़े और उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियों से कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा। वरना वो इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहा था बताओ। दूसरी तरफ विद्युत मीनार के अग्निकुंड में आग जलाने के बाद सैनिक की पकड़ से निकल भागा और मीनार के नीचे आकर भीड़ में छुप गया। विद्युत ने ये सब इतनी तेज रफ्तार से किया कि जब तक उस सैनिक का ध्यान उसकी ओर जाता, उसकी नजरों के सामने बस सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। उस सैनिक ने जब उस लड़के को चालाकी से अपने हाथों से निकलकर गायब होते देखा तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। ये लड़का तो बहुत तेज निकला, अगली बार मीनार के आसपास भी दिखा तो मैं इसके हाथ काट दूंगा। इतना कहकर सैनिक गुस्से में भड़कता हुआ वहां से चला गया। उधर आसमान में ऋतिक वेदा और वो वृद्ध योद्धा बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज और ताकतवर शक्ति उनके पास आकर रुकी। ये एक खूबसूरत पंखों वाली लड़की थी जिसे अचानक वहां देखकर ऋतिक वेदा और वृद्ध योद्धा का ध्यान उस ओर चला गया। उस लड़की को देखकर वृद्ध योद्धा ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो, आ गई मुसीबत। मैं इसी से बचकर भाग रहा था। ना जाने इस खूबसूरत लड़की को मुझ बूढ़े आदमी से इतना लगाव क्यों है। अचानक वहां एक तेज रोशनी आकर रुकी और सभी की नजरों के सामने एक सिल्वर रंग का टाइगर आया जो शरीर से निकलती बिजली की तरंगों से बने पंखों के साथ हवा में उड़ रहा था। वो टाइगर नाराजगी से बोला, दुदुसी। उस टाइगर को देखकर खूबसूरत पंखों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नाराजगी उभर आई। वो शक्ति के 8वें स्तर पर थी, इसलिए उसकी बेल्ट पर 8 शक्तियों के 8 सितारे लगे थे। अगले ही पल वो लड़की अपनी मस्त अदाओं के साथ अपने सामने मौजूद तीनों ताकतवर शक्तियों के बिल्कुल सामने आ गई। नीचे मौजूद सभी लोग उसे मुग्ध नजरों से निहारने लगे। उसने लाल रंग के बहुत ही आकर्षक कपड़े पहन रखे थे जिससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। मदहोश निगाहें और खूबसूरत अदाओं के साथ वो लड़की हवा में अपने पंखों को धीरे धीरे लहरा रही थी। इस लड़की का नाम था दुदुसी। ये अधर्मपुरी से थी जिसे अब कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कभी एक देवस्थल हुआ करता था और शक्तियों के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रहस्यमयी स्थान था। ऐसी 4 जगह हमारे देश में और थी। कालेश्वर राज्य के लीडर की छोटी बहन थी दुदुसी। जब दुदुसी ने देखा कि नीचे खड़े मामूली लोग उसे बुरी तरह घूर रहे हैं तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने 8 चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि नीचे खड़े लोगों और सैनिकों की आंखों में जलन होने लगी। मजबूरन उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन भीड़ में मौजूद 2 आंखें अब भी उस लड़की को निहार रही थी। ये आंखें 14 साल के विद्युत की थी, जिसकी शक्तियां भी अभी जागृत नहीं हुई थी। न जाने वो ये कैसे कर रहा था। आसमान में लीडर ऋतिक वेदा ने अपने सामने खड़ी दुदुसी को देखकर कहा, दुदुसी, अपनी शक्तियों को काबू में रखो, वरना क्या 2 मर्द और एक दिव्य रैंक का टाइगर मिलकर एक लड़की पर हमला करोगे? शर्म नहीं आती तुम सबको? अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो इस बूढ़े से कह दो कि मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दे। दुदुसी की बात सुनकर वो बूढ़ा योद्धा, जो दरअसल सिल्वर थामा थे, नाराजगी से बोले, ये मेरे जीवन की पूंजी है और मैं इसे अपने वारिस को दूंगा, तुम्हें नहीं। अगर इस समय मेरी शक्तियों पर नियंत्रण न लगा होता तो मैं तेरी जबान काट देता, क्योंकि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू मुझसे ऐसे मुकाबला कर सके। सिल्वर थामा की बात सुनकर दुदुसी मुस्कुराकर बोली, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लीडर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे उस अग्नि ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर ऋतिक वेदा और सिल्वर टाइगर, आप दोनों मेरे रास्ते में ना आए, वरना मैं इन सब को अंधा कर दूंगी। दुदुसी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिससे नीचे खड़े सैकड़ों लोग दर्द से कराहने लगे। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में लहराया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो ग्रंथ दुदुसी को दिखाया और जमीन की तरफ दूर फेंकते हुए कहा, अच्छा, अब तुम इनाम लोगों को निशाना बना रही हो, तो जाओ
इन्हीं लोगों के बीच से वो ग्रंथ ढूंढ कर ले लो। जाओ। जब दुदुसी ने ग्रंथ को नीचे गिरते देखा तो उसे मजबूरन लोगों को अपनी शक्तियों के असर से आजाद करना पड़ा और खुद उस ग्रंथ की ओर लपकी। लेकिन इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ के पीछे भूमि पर जाती, रक्षक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक सील बना दी, जिससे पूरे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया, जिसे देख दुदुसी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर बूढ़े थामा ने भी हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ से निकली शक्तियों ने एक बड़े धनुष का रूप ले लिया, जिसका निशाना थी दुदुसी। दुदुसी ने देखा कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमले का शिकार हो जाएगी। वो समझ रही थी कि भले ही उसकी शक्तियों का स्तर उसके सामने खड़े तीनों योद्धाओं से ज्यादा था, लेकिन अगर वो तीनों मिलकर उससे लड़ने लगे तो शायद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। दुदुसी अभी इसी सोच में थी कि उसका ध्यान रक्षक ऋतिक वेदा पर गया, जिन्होंने अपने चक्रों को जागृत कर लिया था और अब वो एक बड़े ही भयानक शेर के रूप में बदल रहे थे। उनके शरीर से भयानक और ताकतवर शक्तियां निकलने लगी थी। ऋतिक वेदा ने नाराजगी से कहा, पहले कि मैं अपना समझौता भूल जाऊं, चली जाओ यहाँ से। जब दुदुसी ने देखा कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है तो वो घबरा कर बोली, रुको, मैं जा रही हूँ। मैं हार मानती हूँ, पर ध्यान रखना, मैं लौटूंगी जरूर। और जब मैं लौटूंगी तो इस बूढ़े थामा और उस ग्रंथ दोनों को साथ ले जाऊंगी। ऋतिक वेदा उसकी धमकी सुनकर आगे बढ़ते हुए बोले, ये अब अपनी सीमा पार कर रही है। आइए थामा, हम दोनों मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं। उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उनके कदम पीछे खड़े बूढ़े थामा की आवाज सुनकर रुक गए। हम उसे नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और वो आएगा जिसका सामना भले ही हम सातों मिलकर कर ले, लेकिन एक बार फिर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, इसलिए इसे जाने दो। ये सुनकर ऋतिक वेदा, जो कि एक शेर के रूप में थे, तेज दहाड़ के साथ अपनी भारी आवाज में बोले, जाओ, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मन बदले। आखिर कौन है वो जिसके आने से मारे जाएंगे करोड़ों लोग? ऐसा क्या है उस अग्नि शक्ति ग्रंथ में जिसे हासिल करना चाहती है दुदुसी? और आखिर कौन है विद्य जिस पर नहीं पड़ा दुदुसी की भयंकर शक्तियों का असर? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य, रोमांच और फैंटेसी से भरपूर कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट FM।